गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस सिद्धांत में जो स्थल रूपों का विकास हुआ है किस क्रम में हुआ है और इसका अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे कि इस सिद्धांत का क्या पॉजिटिव पॉइंट रहा और पर क्या निगेटिव पॉइंट रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके सिद्धांत के बारे में डेविस महोदय ने क्या कहा है। 1899 में अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता डेविस महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिका का डेविस महोदय थे, अपने बुक था उनका ज्योग्राफिकल एसे। ठीक है, ज्योग्राफिकल एसेज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका कहना यह था कि कोई भी स्थल रूप है वो एक क्रमिक विकास इसका होता है। कोई भी उत्थित स्थल रूप कई प्रक्रमों के द्वारा गुजरते हुए एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होते हुए एक संप्रदाय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको इन्होंने आधार बनाया इस सिद्धांत का। ठीक है, इसको चूँकि ये चक्रीय के रूप में होता है, क्रमिक विकास होता है ना, फिर एक साइकिल के रूप में होता है, इसलिए इस सिद्धांत को भौगोलिक चक्र भी नाम दिया गया। भौगोलिक चक्र, अपवर्तन चक्र को भौगोलिक चक्र की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि ये स्थल रूप, कोई भी स्थल रूप विकास होता है तो उस पर संरचना का, प्रक्रम का और अवस्था का प्रतिफल होता है। इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम या स्टेज। ठीक है, जैसे स्थल रूप का मतलब स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। इस स्टेटमेंट को इनका ट्राइकट थ्योरी बोलते हैं, डेविस का ट्राइकट या डेविस का ट्राई थ्योरी, डेविस का त्रिकुट, हिंदी में त्रिकुट बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू वगैरह में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने विकास किया। अब सबसे पहले इस सिद्धांत का मान्यता देखते हैं कि किस मान्यताओं पर आधारित है। तो डेविस महोदय का मानना था कोई भी भूखंड का तीव्र गति से और कम समय में उत्थान होता है। कोई भी ये भूखंड है, तीव्रता से उत्थान होता है, कम समय में उत्थान होता है। देखिए जैसे यह फिगर में दिखाया गया है कि कम समय में, इस पे समय दिखाया गया और इस पे ऊंचाई देखा गया है। तो ये कोई भी अंतर्जात बलों के द्वारा ये उत्थान हुआ है यहाँ पे और कम समय में उत्थान हुआ है। ठीक है, तो पहला मान्यता ये है कि कम समय में और कम तीव्र गति से उत्थान होता है। इनका दूसरा मान्यता ये है कि कोई भी स्थलखंड तब तक अपवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसका पूर्ण मैक्सिमम उत्थान न हो जाए। मैंने पूर्ण और उत्थान होने के बाद भी अपवर्तन की क्रिया शुरू होती है। चाहिए उत्थान कम समय में होता है, उत्थान अपवर्तन होने के बाद ही समाप्त होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होता है कि जो भी स्थल स्वरूप होता है अंतर्जात, जात और बहिर्जात बलों के फलस्वरूप विकास होता है। ठीक है, उसमें उसका भी ज़्यादा योगदान होता है। कोई भी स्थल स्वरूप कैसे विकास होगा कि अंतर्जात बल जो होता है उसको उत्थान करता है या डेवलपमेंट करता है और उस पर बहिर्जात प्रक्रम होते हैं, कार्य करके धीरे धीरे उसका निम्नीकरण करते करते दूसरे रूप उसका परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए डेविस महोदय ने यही कहा है कि इसका स्वरूप हमेशा अंतर्जात बलों और बहिर्जात बलों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, यह दूसरा मान्यता। और तीसरा मान्यता इनका ये है कि घाटी का जो, नदी का जो तब तक निम्नवर्ती अपवर्तन करती रहती हैं जब तक कि उसका आधार तल न प्राप्त हो जाए। कोई भी नदी है, ऊपर से जब उतरते हैं पहाड़ों पर से तो ये निम्नवर्ती अपवर्तन करती है, घाटी का विकास धीरे धीरे करती जाती है। लेकिन घाटी का विकास तब तक करती रहती हैं तो जब तक कि वो आधार तल को न प्राप्त हो जाए। आधार तल मतलब कि सी लेवल के बराबर न आ जाए। ठीक है, सी लेवल के बराबर, जब सी लेवल के बराबर आ जाता है तो उसके बाद से नदी अपना निम्नवर्ती अपवर्तन या नीचे गहराई में जो कटाव होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसको, वो नदी को उस टाइप से जो नदी हो जाती है उसको प्रवणित नदी की संज्ञा दिया गया है।
प्रवणित, ठीक है, प्रवणित नदी के रूप में विकास इसका हो जाता है। तो इनका मान्यता यही 4 मान्यताओं पर विशेष रूप से आधारित रहा है। अभी देखते हैं कि ये पूरे अपने सिद्धांत को 3 अवस्थाओं में बांटे हैं। एक है युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज। पहले युवावस्था मतलब यूथ स्टेज, प्रौढ़ावस्था मतलब मेच्योर स्टेज और वृद्धावस्था मतलब ओल्ड स्टेज के रूप में मेंशन किया है। और ये जो स्टेज है, ये पूर्व अवस्था, ये इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इनका जो उत्थान अपर्दन चक्र का जो शुरुआत होता है वो यहाँ से, जो स्थलखंड है इसके मैक्सिमम उत्थान से के बाद ही होता है, क्योंकि अपर्दन यहीं से शुरुआत होता है, इसके पहले अपर्दन की क्रिया नहीं होती है इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो जो पूर्व युवा अवस्था है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि केवल 3 अवस्था को ही इसमें इन्होंने बताया है। तो एक एक अवस्था के बीच में देखते हैं कि एक एक अवस्था उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो युवा अवस्था की शुरुआत होती है कि जब किसी भी स्थलखंड का पूर्णतः विकास हो गया रहता है, अर्थात वो मैक्सिमम ऊंचाई के तरफ पहुंच चुकी होती है। इसमें 2-3 शब्दावली आए हैं, उसको वो देख लेते हैं। इसमें एक शब्दावली आता है निरपेक्ष ऊंचाई, निरपेक्ष ऊंचाई या एब्सोल्यूट हाइट बोलते हैं इसको। ये निरपेक्ष ऊंचाई होती है। दूसरा है सापेक्षिक ऊंचाई, सापेक्षिक ऊंचाई, ठीक है। निरपेक्ष ऊंचाई वो होता है कि जो सी लेवल से और उसका मैक्सिमम जो हाइट होता है, किसी भी स्थलखंड का मैक्सिमम हाइट सी लेवल से जब नापा जाता है यहाँ से वहाँ तक, तो इसको निरपेक्ष ऊंचाई की संज्ञा देते हैं। और जो धरातल के ऊपरी भाग है वहाँ से और उसकी ऊंचाई नापी जाती है तो वो सापेक्षिक ऊंचाई कही जाती है। यहाँ से जैसे ये दिखाया गया है, यहाँ से जो ऊंचाई है इसका सापेक्षिक ऊंचाई इसको कहा गया है, ठीक है। तो ये सब शब्दावली बार बार आएगा, इसलिए इसको क्लियर कर दिए। तो युवा अवस्था में जो नदी होती है उसका वेग काफ़ी तीव्र होता है, ठीक है। नदी का वेग काफ़ी तीव्र होता है, उसमें गतिक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए वो निम्नतम कटाव करता है, ठीक है, निम्न कटाव करता है, अर्थात घाटी का विकास ज़्यादा करता है। जो पार्श्विक अपर्दन होता है यहाँ पे नहीं होता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि पार्श्विक अपर्दन बहुत कम होता है, नगण्य होता है, जबकि घाटी का विकास ज़्यादा करती है। नीचे की तरफ उसके घाटी का विकास करते करते काफ़ी उसमें वी शेप के आकार की घाटियाँ बनती हैं, ठीक है। इसमें याद रखना जरूरी है कि किस अवस्था में कौन कौन से स्वरूप स्थल स्वरूप बनता है, तो ठीक है। तो जो युवा अवस्था है उसमें वी शेप की वैली बनती है, वी आकार की घाटी, इसका वी आकार की घाटी का विकास होता है। चूँकि निम्नवर्तीय अपर्दन करते हैं, हमेशा नीचे की तरफ करते हैं, चौड़ाई इसका कम होता है और गहराई ज़्यादा होता है, इसलिए वी आकार की घाटी का विकास करते हैं। गॉर्ज भी बनाता है, इसमें जैसे देखते हैं इसमें गॉर्ज का भी निर्माण करता है। छिप्रिका जो, चूँकि नदियाँ ऊपर से नीचे की तरफ उतरती हैं, नीचे की तरफ नदियाँ उतरती हैं, इसलिए यहाँ पे प्रपात का विकास हो जाता है, जल प्रपात या छिप्रिका या रैपिड, इस तरह के स्थल स्वरूप का विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जल प्रपात का विकास हो जाता है, काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरने पर जल प्रपात का विकास हो जाता है। कैनियन का भी विकास हो जाता है। जब वी आकार की घाटी ही ज़्यादा गहरा करते करते ये आई शेप के रूप में हो जाती हैं, मतलब पूरी खड़े ढाल वाली हो जाते हैं, तो कैनियन के रूप में उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको कैनियन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये 3-4 जो स्थलाकृतियाँ हैं इसका विकास होता है युवा अवस्था में। यहाँ पे जैसे देखते हैं कि सापेक्षिक ऊंचाई होता है, वृद्धि होती है। जो ये वाला भाग होता है निरपेक्ष ऊंचाई युवा अवस्था में हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ से लेकर के जो युवा अवस्था है लगभग इसका ऊंचाई, ठीक है, स्थिर रहता है। इस भाग में सबसे खासियत यही है कि इसका ऊंचाई निरपेक्ष ऊंचावच स्थिर रहता है, जबकि सापेक्ष ऊंचावच में वृद्धि होती है। पहले जैसे कोई भी स्थलखंड है, पहले धीरे धीरे कटाव होता है, फिर ज़्यादा कटाव होता है, निरंतर ये वाला जो सापेक्षिक ऊंचावच है ये बढ़ता जाता है। ये वाला यहाँ के अपेक्षा ये ज़्यादा दूरी तक बढ़ गया है, ठीक है। तो सापेक्षिक युवा अवस्था में यही होता है कि निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर रहती है, जबकि सापेक्ष ऊंचावच काफ़ी वृद्धि होती है।
उसके बाद से आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत जब घाटी अपर्दन निम्नवर्तीय अपर्दन के बजाय पार्श्ववर्तीय अपर्दन ज़्यादा करने लगती है तो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत हो जाती है। जैसे ये पहले नीचे घाटी की तरफ विकास करती रहती थी नदी, अब धीरे धीरे पार्श्व भाग, ये साइड वाला जो भाग होता है, इसको भी अपर्दित करते करते ज़्यादा घाटी चौड़ा करने लगती है। ये घाटी जो पतले टाइप का होता था अब धीरे धीरे चौड़े टाइप का होगा। यहाँ पे युवा अवस्था में देखिए जो घाटी का विकास हुआ है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है, इसमें चौड़ी घाटियों का विकास हो जाता है। हालांकि निम्नवर्ती कटान भी अभी भी जारी रहता है, जबकि उससे अपेक्षा जो पार्श्ववर्ती जो अपर्दन होता है वो और ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ठीक है, पार्श्ववर्ती अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। नदियाँ यहाँ पे प्रवणित हो जाती हैं। प्रवणित मतलब जैसे कि अभी हम बताए कि जो नदी ऊपर से आती है और नीचे इसका घाटी का इतने कटाव कर देते हैं कि सी लेवल तक पहुँच जाती है। जब सी लेवल तक पहुँच जाती है उसको बाद में उसके नीचे कटाव नहीं करती हैं तो वो प्रवणित के रूप में उसको कहा जाता है कि नदी प्रवणित हो गई है। ठीक है, तो नदियों का इसमें भाग में प्रौढ़ावस्था में प्रवणित नदियों का विकास ज़्यादा हो जाता है और इसी भाग में विसर्पों का भी विकास हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे जो घाटी को जो नदी होता है उसका वेग कम हो जाता है और नदी इधर उधर मिएंडरिंग करते हुए या विसर्पाकार रूप में चलती है। इस रूप में चलती है, इसलिए विसर्पों का भी विकास प्रौढ़ावस्था में हो जाता है। ठीक है, और जब प्रौढ़ावस्था में विसर्पों का विकास होता है तो यहीं पे नदी अपहरण की भी क्रिया होती है। नदी अपहरण या रिवर कैप्चर की, इंग्लिश में रिवर कैप्चर की संज्ञा देते हैं। ये कैसे होता है? कोई भी जब नदी समानांतर रूप में ऐसे चलती हैं, दो नदी समानांतर रूप में चलती हैं, तो कई बार होता है कि ये अपना कटाव करते करते ये इधर से कटाव करेगी और इधर कटाव करते आपस में मिल जाती हैं। जब ये नदी मिल जाती है इसका बहाव इधर से शुरू हो जाता है। ठीक है, दूसरी नदी में मिल जाती है और इस रिवर का कैप्चर कर दिया जाता है। अब इधर ये पानी, ये इसका जल इधर नहीं जाता है, अब इसका जल इधर विकास हो जाता है, तो इसको कहा जाता है कि रिवर कैप्चर की घटना या नदी अपहरण की घटना इसको कहा जाता है। तो ये प्रौढ़ावस्था का मुख्य पहचान भी होता है। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था में जो जल विभाजक होते हैं, जल विभाजक या शिखर जो कहते हैं, पर्वतों का जो शिखर होता है इसमें कटाव भी होने लगता है। युवावस्था में स्थिर रहता है ये जो जल विभाजक या जो शिखर वाला भाग है। जो पर्वतों का जल विभाजक वो कहते हैं कि जो ये इसको जल विभाजक वाला भाग, जो शिखर वाला भाग होता है उसको जल विभाजक की संज्ञा देते हैं। जल विभाजक इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जब वर्षा का जल आएगा यहाँ पे तो दो भागों में डिवाइड जाता है, आधा पानी इधर और इधर पानी आधा इधर आएगा, विभाजन का काम करता है, इसलिए इसको जल विभाजक की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पे जो जल विभाजक है धीरे धीरे इसका भी कटाव होने लगता है। ये कटाव नीचे कटाव होने लगते हैं, इसलिए इसका जो निरपेक्ष उच्चावच है कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखते हैं कि इसमें दिया नहीं है लेकिन निरपेक्ष उच्चावच ये कम होने लगी, यहाँ से निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर रहा है, यहाँ से धीरे धीरे निरपेक्ष ऊंचाई कम होती जा रही है और पार्श्ववर्ती अपर्दन होने के कारण भी सापेक्षिक ऊंचावच में भी धीरे धीरे कमी आने शुरू हो जाती है। ये सापेक्षिक ऊंचावच धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रौढ़ावस्था का विकास हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पे नदी का वेग धीमा हो जाता है इसलिए यहाँ पे नदी द्वारा कटाव कम किए जाते हैं, पर नदी द्वारा अपर्दन की क्रिया कम हो जाती है, बल्कि यहाँ पे रासायनिक क्रिया का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और रासायनिक क्रिया द्वारा अपक्षय की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा प्रौढ़ावस्था। इसके बाद से आता है वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में जो नदी का वेग होता है काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाते हैं, इसलिए जो निम्नवर्ती अपर्दन की क्रिया होती है बहुत ही कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है और पर बंद ही हो जाती है। एक तरह से निम्नवर्ती अपर्दन यहाँ पे बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और जो पार्श्ववर्ती अपर्दन है काफ़ी कम हो जाता है, मतलब अपनी घाटी की चौड़ाई विकसित ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्थलाकृति है, मोनार्ड नाम का स्थलाकृति बनता है। मोनार्ड नाक मतलब ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में होते हैं और एक संप्रदाय मैदान के रूप में विकसित हो जाती है। जो जितना भाग कटा हो जाता है पूरा भाग चूँकि कट चुका हो रहता है, इसलिए ये एक संप्रदाय मैदान के रूप में विकसित हो जाता है। संप्रदाय मैदान मतलब पूरा प्लेन नहीं होता है, इसको टेक्निकल भाषा में उर्मिल मैदान कहते हैं। ठीक है,
उर्मिल मैदान, निम्न उर्मिल मैदान ये होता है। ठीक है, काफ़ी निचाई होता है इसका। निम्न उर्मिल मैदान मतलब कि लगभग इस सामान्य सतह ही होता है, प्लेन ही होता है, लेकिन इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और उसी पहाड़ियों को यहाँ पे मुनारनक की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, मुनारनक की संज्ञा दिया है। मुनारनक एक यूएसए में एक न्यू हैम्पशायर एक शहर है, स्टेट है, उसी के एक छोटी सी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी का नाम मुनारनक है। तो इसी आधार पे इसको भी मुनारनक की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुनारनक होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक जो संप्रदाय मैदान बनता है उसको डेविस ने पेनी प्लेन की संज्ञा दी है। पेनी प्लेन, डेविस महोदय ने संप्रदाय मैदान को पेनी प्लेन की संज्ञा दी है, कहा है। ये जो वृद्धावस्था है इसमें एक स्थलाकृति होता है, गोखुर झील, इसका निर्माण होता है। गोखुर झील, गोखुर झील वो होता है कि जो नदियाँ जब मियांडरिंग करती हैं या विसर्पण करती हैं तो ये वाला भाग इतना ज़्यादा विसर्पण करते हैं कि विसर्पण करते 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 धीरे धीरे इसे सट जाते हैं। जब कटाव करते करते आपस में सट जाती है तो ये नदी सीधा ऐसे चलने लगती है। अब इधर ना जा करके ऐसे चलने लगते हैं तो ये वाला भाग मुख्य भाग से अलग हो जाता है और ये एक झील का रूप निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये झील का निर्माण कर लेता है, इसी को गोखुर झील की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धावस्था में इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो वृद्धावस्था में कितना स्थलाकृति हो गया? मुनारनक हो गया, गोखुर झील हो गया, ठीक है, और संप्रदाय मैदान हो गया जिसको पेनी प्लेन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये रहा सिद्धांत। अब देखते हैं कि इस सिद्धांत का सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। तो अभी सकारात्मक पक्ष देखते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये सिद्धांत काफ़ी सरल है और व्यवहारिक है। सरल और व्यवहारिक है। ठीक है, सरल और व्यवहारिक से तात्पर्य है कि सरल मतलब कि समझने में काफ़ी आसान है कि इसमें केवल 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सरल है। व्यवहारिक इसलिए है कि इसी को आधार पर ये पेंसिल्वानिया का जो सिद्धांत है, पेंसिल्वानिया का जो ओहियो घाटी क्षेत्र है उसी के आधार पर ये विकसित किया गया है। लेकिन वहाँ के अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में यदि कहीं इस सिद्धांत को लागू किया जाए तो आसानी से लागू हो जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी व्यवहारिक है। दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसी सिद्धांत के आधार पे कई सिद्धांतों का विकास हुआ है, जैसे हिमानी अपर्दन का भी विकास हुआ है, पवन से संबंधित स्थलाकृतियों का विकास हुआ, उसमें भी अपर्दन चक्र से संबंधित दिया गया है। परिहिमानी क्षेत्र है उसके में भी अपर्दन चक्र का विकास किया। इसी सिद्धांत को आधार बना करके उस बाकी सब जितने भी क्षेत्र हैं उसके सिद्धांत वो अपर्दन चक्र की व्याख्या किया गया है। तो सारा इन्हीं का आधार बना करके किया गया। ठीक है, तो मुख्य इसका पॉइंट यही रहा। और तीसरा इसका पॉजिटिव चीज़ ये रहा कि इस सिद्धांत के आधार पर स्थल रूपों का भविष्यवाणी किया जा सकता है। ठीक है, स्थल रूपों का भविष्यवाणी किया जा सकता है। भविष्यवाणी इस सेंस में किया जा सकता है कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि कोई भी स्थलखंड होता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के क्रमिक रूप में विकास होता है। तो हम लोग किसी भी स्थल स्वरूप को देख करके बता सकते हैं कि इसका आगे का क्रम क्या होगा, माने भविष्य क्या होगा, इसलिए इसको भविष्यवाणी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके कुछ देख लेते हैं कमियाँ क्या हैं या निगेटिव पॉइंट क्या है। इसका निगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यही है कि इसका जो मान्यता में ही दिया गया है कि जब किसी भी स्थलखंड का विकास तीव्र गति से होता है और कम समय में होता है, यही भ्रामक है। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें दिखाया गया है कि तीव्र गति से हो रहा है और कम समय में हो रहा है, ये भ्रामक होता है। जबकि वास्तव में यह होता है कि कोई भी स्थलखंड धीरे धीरे विकास होता है और काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो यही इनका कम निगेटिव पॉइंट रहा। तीव्र गति से जो उत्थान की कहे हैं
उठानी ही इनका निगेटिव पॉइंट है। दूसरा इनका निगेटिव पॉइंट है कि जब तक इसमें इनका मान्यता क्या है कि जब तक ये उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपवर्तन शुरुआत नहीं होता। ठीक है, उत्थान समाप्त होने के पश्चात, समाप्त होने पर अपवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कोई भी अपवर्तन पूरी तरह से उत्थान होने का इंतजार नहीं करता है। इसी आधार पर पेंक महोदय ने इनकी काफ़ी आलोचना की है, क्योंकि उत्थान जब भी शुरुआत हुआ तो अपवर्तन वहीं से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट रहा। और तीसरा इनका निगेटिव पॉइंट रहा कि इन्होंने अवस्था को काफ़ी महत्व दिया है, इन्हें समय को ज़्यादा आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, क्योंकि जो समय होता है ये दीर्घकालिक समय के रूप में ये इन्होंने बताया है, जबकि कोई भी स्थल स्वरूप होता है इतना दीर्घकालिक तक इंतजार नहीं करता है, इसमें बीच में व्यवधान आ जाते हैं। ये जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था दिया है, जो क्रम में दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्रम हमेशा विकसित ही हो, क्योंकि बीच में वृद्धावस्था होने के पूर्व ही प्रौढ़ावस्था से भी चेंज होकर युवावस्था में आ सकता है कोई भी स्थलखंड, क्योंकि इसमें एक नॉन, हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉनवेश, ये जो अपवर्तन चक्र में बीच में ही व्यवधान आ जाता है, इसको नॉनवेश की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि कोई ये जरूरी नहीं है कि प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था ही आए, जबकि प्रौढ़ावस्था के बाद तीव्र उत्थान हो जाता है, फिर युवावस्था में वो स्थलखंड आ जाता है। तो ये भी इनका एक निगेटिव पॉइंट रहा है। ठीक है, तो ये रहा सारा सिद्धांत। कुल मिला के इस सिद्धांत में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव पॉइंट है, फिर भी ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सिद्धांतों के लिए ये आधार का काम किया और वहीं से एक विचारधारा के रूप में सोचा जाने लगा कि एक स्थल रूपों का क्रमिक रूप से विकास भी संभव है। ठीक है, तो ये रहा डेविस का अपवर्तन चक्र और ये संबंधित विशेषताएं और इसकी कमियां हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। जो चीज़ कहीं पर कन्फ्यूजन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, कल देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा तो फिर आपके लिए आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।